नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन है? विष्णु शर्मा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, है जीका वायरस। जीका वायरस रोग जो है, कौन वायरस है? जीका वायरस रोग है। कहता मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? जीका वायरस जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और कहता किस मच्छर के प्रजाति के द्वारा संचारित होता है? तो ये एडिज मच्छर। कौन सा मच्छर के साथ? एडिज मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है, रोग होता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में G7 का मैं एक वीडियो डाल दिया हूं। जो भी नहीं देखे हैं, सभी से आग्रह है कि सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए और आने वाला एग्जाम जो है उसमें आप अधिक से अधिक फायदा उठाइए। तो G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सभी देश के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर G7 में कौन कौन सा देश है। तो G7 में जो है 7 देश शामिल है दोस्तों। कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है एवं जापान है और कनाडा है। ये 7 देश जो है, और सातों विकसित देश है दोस्तों। सातों क्या है? विकसित देश है। अर्थात G7 जो है विकसित देशों का समूह है। G7 का हाल ही में 13 से 15 जून के बीच 13 से 15 जून के बीच में इटली में सम्मेलन हुआ। कहाँ पर सम्मेलन हुआ? इटली में सम्मेलन हुआ। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसका अध्यक्षता की थी। क्लियर? कौन बोला? 2024 में जो G7 का जो समिट हुआ है उसका अध्यक्षता कौन किया है? इटली ने किया है। तो वही कहता है कि G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो पहले जानना पड़ेगा कौन कौन है। तो यूएसए है और ब्रिटेन है और जर्मनी है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन फ्रांस, इटली, कनाडा, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है जापान, भारत, रूस। तो जापान तो है लेकिन भारत और रूस नहीं, अर्थात ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत रूस शामिल नहीं है। G7 में भारत और रूस क्या है? शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? तो G7 में कौन कौन शामिल है? सभी लिख लीजिए कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये 7 देश जो है सातों विकसित देशों का एक समूह है। क्लियर? और 1998 ईस्वी में इसी में G7 में रसिया जुट गया था और उस समय से G8 कहलाने लगा था। तो कहीं कहीं आप सुनिएगा कि G8 का स्थापना कब हुआ था। तो वही जो है G7 G8 में कन्वर्ट हो गया था। कब? 1998 ईस्वी में, जब रसिया जो है इसमें शामिल हो गया था। और 2014 में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ रसिया के साथ, तो उस समय क्या हुआ कि G7 के सभी देश ने मिल करके रसिया को G7 से बाहर निकाल दिया और G7 कहलाने लगा। तो क्लियर हो गया होगा। G7 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। G7 की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और 1975 ईस्वी में 6 देशों ने मिलकर के स्थापना किया था दोस्तों। कितने देशों ने किया था स्थापना? 6 देशों ने मिलकर के स्थापना किया था। कौन कौन किया था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली, ये 6 देश ने मिलकर किया था। और 1976 ईस्वी में 1975 ईस्वी में ये 6 देशों ने मिलकर के G7 की स्थापना किया था। उस समय जो है 1975 ईस्वी में यह G6 के नाम से जाना जाता था। इसलिए कहीं कहीं आप लिखा देखिएगा कि G6 की स्थापना कब हुआ था। तो G6 की स्थापना अगर पूछ दे तो 1975 ईस्वी में यही G7 का ही नाम था। और 1976 ईस्वी में G7 में कनाडा जुट गया 1976 ईस्वी में। और उस समय से है ये G7 का क्या हो गया? प्रॉपर नाम G7 कहलाने लगा।
कौन कब से? 1976 में जब कनाडा इसमें शामिल हो गया। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और 1998 ईस्वी में रसिया इसमें शामिल हुआ था और उस समय से G8 कहलाने लगा। तो क्लियर, तो इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। और 2014 में रसिया को अलग कर दिया गया और उस समय से G7 अभी तक चल रहा है। और 2024 में G7 की जो सम्मेलन हुआ, 50वां सम्मेलन हुआ दोस्तों। कौन सा सम्मेलन हुआ? 50वां सम्मेलन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो इटली में हुआ। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसका भव्य स्वागत किया और सभी देशों को आमंत्रित किया, जिसमें भारत भी आमंत्रित देशों में शामिल था। इसमें 12 देशों को आमंत्रित किया गया था दोस्तों। 12 गेस्ट देश के रूप में आमंत्रित किया था, जबकि 7 जो है इसके अपने मेंबर थे। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो आया था भारत, मार्च 1946 ईस्वी में आया था दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्च 1946 ईस्वी में आया था और 24 मार्च को आया था। ये कब आया था? 24 मार्च को आया था। और उस समय 24 मार्च को दिल्ली आया था। क्लियर। और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस थे जो कि भारत सचिव थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन का। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का यह एक स्वर्णिम चतुर्भुज जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है दोस्तों। क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है? क्या है? नेशनल हाईवे परियोजना है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। नेशनल हाईवे अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली ये योजना है, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना गया है। इसकी कुल लंबाई जो है कितना है? 5846 है दोस्तों, याद रखिएगा। 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितना है? 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को ये जो जोड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसकी कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर है। और यह योजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 2011 तक पूरा कर लिया गया था। कब तक पूरा हो गया था? 2011 में ही पूरा हो गया था दोस्तों। तो क्लियर, ये चारों महानगरों को जोड़ दिया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सुमेलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में कौन सुमेलित है? एक तरफ है तत्व पदार्थ, एक तरफ है खनन खाद्यान्न। खान जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खान। खनन मीन्स वही खान हो गया, खाद्यान्न जिसको खाद्यान्न बोलते हैं। तांबा खनन कहाँ ये होता है? तांबा का खनन जो होता है कहाँ होता है? तो बता, दूसरे तरफ लिखा हुआ है क्यूकी कमाटा पर्वत चिली में होता है। बिल्कुल ये सही है ऑप्शन दोस्तों। कमाटा, क्यूकी कमाटा पर्वत जो चिली में पड़ता है, यहाँ पर तांबा का खनन होता है। क्लियर। कटंगा क्षेत्र कांगो में जो है ये यहाँ तांबा का होता है। बिल्कुल ये होता है दोस्तों। कटंगा क्षेत्र जो है कांगो में, यहाँ पर भी तांबा का खनन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? सुमेलित है, सही है। दूसरा ऑप्शन है सोना खनन कहाँ होता है? कुलगाड़गी, कालगर्ली ऑस्ट्रेलिया में होता है। ये बिल्कुल ही होता है दोस्तों। ये जो है कुलगाड़ली जो कालगर्ली जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये सोना का खान है। जोहान्सबर्ग किम्बरले जो है दक्षिणी अफ्रीका का ये खान है दोस्तों। बिल्कुल एकदम सही है। जोहान्सबर्ग किम्बरले जो है ये दक्षिण अफ्रीका का ये जो है खान है, सोना का खान है। तो ये ऑप्शन सही हो गया अभी। तीसरा ऑप्शन है कोयला खान। कोयला खान जो है खनन जो है कहाँ होता है? अल्पेशियन क्षेत्र अमेरिका में होता है। बिल्कुल अल्पेशियन क्षेत्र अमेरिका में होता है दोस्तों। डोनेट जो क्षेत्र यूक्रेन में होता है। बिल्कुल ये डोनेट जो क्षेत्र जो है यूक्रेन में, यहाँ पर कोयला का खान है। क्लियर। रूर घाटी जर्मनी का जो है यहाँ कोयला का खान है दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रूर घाटी जर्मनी में जो है कोयला का खान है। डोनेट जो क्षेत्र यूक्रेन में जो है ये भी कोयला का खान है। अल्पेशियन क्षेत्र अमेरिका में जो है ये भी कोयला का खान है। अर्थात ये 3 ऑप्शन क्या हो गया? सुमेलित हो गया, सही हो गया। 1 से
अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है दोस्तों। नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर क्या होता है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। क्लियर। नीलगिरी आग के नाम सुने होंगे। नीलगिरी जो है क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। ऊटी जो देख सुनते हैं आप, पिक्चर उक्चर में देखे होंगे, ऊटी उटकमंड के नाम से जाना जाता है। ये नीलगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है। क्लियर। दक्षिण भारत की दूसरा सबसे बड़ा जो ऊंचा चोटी है दोस्तों, डोडा बेटा, यही नीलगिरी पर ही स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है, और डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है दोस्तों। डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और प्रथम तो जान ही रहे अनायमुड़ी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछ दे तो अनायमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई है कितना? 2695 मीटर है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। अनायमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। क्लियर हो गया होगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो डोडा बेटा है, जो कि डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। पाल घाट दर्रा का नाम सुने होंगे। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ देता है। पाल घाट दर्रा जो है तमिलनाडु के कहाँ पर है? नीलगिरी के दक्षिण में है, और वहां पर जो है तमिलनाडु को किससे जोड़ता है? केरल से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। केवल क्या है? भारत में जो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायती राज जो देखते हैं हम, भारत में पंचायती राज की व्यवस्था हुआ और त्रिस्तरीय पंचायती राज है। यहाँ पर कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जो कि आप देखे होंगे कि ग्राम स्तर पर क्या है? मुखिया है। प्रखंड स्तर पर क्या है? पंचायत समिति है। और जिला स्तर पर जिला परिषद है। तो इस तरह से आप नाम सुने होंगे। तो क्लियर। तो ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो शामिल है, तो वही कहता है कि ब्लॉक स्तर पर जो है बनी पंचायत समिति केवल क्या है? पंचायत समिति के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो पंचायत समिति जो है एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। क्लियर हो गया होगा। और पंचायती राज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पंचायती राज जो है ये 11वें अनुसूची का विषय है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया 11वां अनुसूची में। क्लियर। और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, और 1992 में 11वां अनुसूची को जोड़ दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक रखा गया है। कहाँ से कहाँ रखा गया है? 243 से 243 के 9 तक रखा गया है दोस्तों। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पंचायती राज जो है भाग 9 में शामिल है, और भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 के मूर्धन्य 9 तक शामिल है। तो क्लियर हो गया होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया 11वां अनुसूची, और 11वां अनुसूची में क्या डाला गया? पंचायती राज को डाला गया। क्लियर। जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होता है रूपांतरित?
रूपांतरित चट्टान का निर्माण ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानों के रूपांतर से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किससे किससे बनता है? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान से बनता है। कौन बनता है? रूपांतरित चट्टान। क्लियर हो गया होगा। सलेट रूपांतरित चट्टान का ही एक उदाहरण है दोस्तों। सलेट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, जिसका निर्माण क्या होता है? अवसादी चट्टान सेल से होता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है वो कैसा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गर्म रेगिस्तान है, हॉट रेगिस्तान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज पूछ रहा है दोस्तों। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज जो है 1676 mm का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1676 mm का होता है ब्रॉड गेज। रेलवे लाइन की लंबाई 1676 mm होता है। क्लियर। अर्थात कहीं कहीं क्या करेगा, 1.676 भी दे देता है दोस्तों सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो पीलिया जो रोग होता है, पीलिया रोग होता है जल प्रदूषण के कारण। पीलिया रोग किसके कारण होता है? जल प्रदूषण के कारण होता है। पीलिया रोग किसके कारण होता है? जल प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? सभी कथन के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। रोम जो है, रोम एक रीड ओनली मेमोरी है। तो बिल्कुल ये रीड ओनली मेमोरी है। रोम से क्या कर सकते हैं हम? केवल पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं? केवल पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी है। दूसरा ऑप्शन है, रोम केवल पढ़ने का कार्य कर सकता है। रोम जो है केवल पढ़ने का कार्य कर सकता है। ये बिल्कुल जो है, रोम जो है केवल पढ़ने का कार्य करता है। क्लियर। ऑप्शन बी भी सही हो गया। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिल्कुल, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है। अर्थात ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाए? असत्य खोजना था, असत्य नहीं मिला, अर्थात नॉन ऑफ दीज हो गया। तो सभी सत्य हो गया। क्या हो गया? सभी सत्य हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटलर समिति 1927 बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से है? बटलर समिति जो है 1927 में आया था, कहता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है? बटलर संबंधी जो है किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण करना था। देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण करना था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बटलर समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी दोस्तों? सभी स्थान को देखना पड़ेगा। तो कौन सा स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुआ था? पहले तो जानना पड़ेगा कौन कौन स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था। तो सतारा में सतारा महाराष्ट्र जो है, वहाँ पर समानांतर सरकार की स्थापना हुआ था। बलिया में हुआ था, तमलुक में हुआ था। इन जगहों पर जो है समानांतर सरकारें चल रही थी। अर्थात बालासोर में जो है समानांतर सरकार नहीं चल रहा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तमलुक में चल रहा था, सतारा में चल रहा था, बलिया में चल रहा था। इस सभी जगहों पर समानांतर सरकार चल रही थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1906 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 1906 ईस्वी में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वर्ष 1906 ईस्वी में
किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो बड़ौदा था दोस्तों। कौन था? बड़ौदा था। ऑप्शन बी हो जाएगा बड़ौदा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक के बीच में आयोजित किए गए थे। प्रथम आम चुनाव जो भारत में हुआ था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 ईस्वी तक चला था दोस्तों। कहता है कि इस चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। इस चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। उसमें से कितने राष्ट्रीय दल थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 53 जो है पूरा राजनीतिक दल कितना भाग लिए थे? 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। और कहता है कि उसमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? तो 14 जो थे उसमें से राष्ट्रीय दल थे दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। 14 क्या थे? राष्ट्रीय दल थे 1952-51 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह पत्तन को अरब सागर की रानी कहा जाता है दोस्तों? कौन सा बंदरगाह पत्तन है जो कि अरब सागर की रानी कहलाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में जो आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो वही कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड का कार्यकाल जो चल रहा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें तीनों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। याद रखिएगा। क्लियर। जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, दूसरा में कांग्रेस भाग लिया था 1931 ईस्वी में। कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए थे? गांधी जी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? BR अम्बेडकर दोस्तों। इस तरह से आप क्लियर समझ में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया है कब किया गया है? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को क्या है दोस्तों? 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? मुंबई के निकट एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें स्थित मंदिर जो है वह किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है दोस्तों। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अवमूल्यन बराबर क्या होगा? देखिए कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अवमूल्यन जो है बराबर क्या होगा? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है दोस्तों। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अवमूल्यन बराबर क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किसको किसको मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का जो वर्णन मिलता है दोनों का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कर्नाटक का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? आप देखे होंगे कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था?
उत्तराखंड में हुआ था, 1970 के दशक में हुआ था। वही कह रहा है कि कर्नाटक में जो चिपको आंदोलन हुआ था, तो वो चिपको आंदोलन किस आंदोलन को कहते हैं? तो कर्नाटक में जो एपीको आंदोलन हुआ था, ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, एपीको आंदोलन, उसी को चिपको, कर्नाटक का चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह 1983 ईस्वी में आयोजित हुआ था दोस्तों। यह जो आंदोलन एपीको आंदोलन हुआ था 1983 ईस्वी में आयोजन हुआ था। और साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में हुआ था। और नवदानिया आंदोलन जो हुआ था 1987 में हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, नवदानिया आंदोलन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। जबकि साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? एपीको आंदोलन जो कर्नाटक में हुआ था, उसी को कर्नाटक का ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, 1983 में हुआ था। क्लियर? जबकि 1970 के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम जान रहे हैं आप, सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से जानते ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किस समय वापस ले सकती है? राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात की घोषणा को किस समय वापस ले सकती है? तो किसी भी समय जो है वापस ले सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा को किसी भी समय वापस ले सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक भारत में जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि लिच्छवियों के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किसी भी राज्य के सीमा का नाम बदलने या फिर से परिभाषित करने के लिए भारतीय संसद को किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? कहता है कि किसी भी राज्य का अगर सीमा का नाम बदलना हो, या तो राज्य का नाम बदलना हो या राज्य का परिभाषित करना हो, तो संसद को किसकी आवश्यकता पड़ेगा? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। किसकी आवश्यकता पड़ता है? एक साधारण बहुमत चाहिए और वो काम कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? हड़प्पा का तो धौलावीरा से होता है। कहाँ से होता है? धौलावीरा से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन, ये उन्नत जल प्रबंधन है दोस्तों। उन्नत जल प्रबंधन जो है क्या करता है? ये साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कौन सा जगह है? धौलावीरा है। ऑप्शन सी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिला सटे हुए हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के लिहाजा से बिहार का कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बिहार की राजधानी पटना जो है कितने जिले से सटे हैं? तो 9 जिला से सटे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 जिला से सटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। कहता है स्टेफेनाइट, स्टेफेनाइट जो है किसका अयस्क है? स्टेफेनाइट जो है किसका अयस्क है दोस्तों? तो चांदी का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चांदी का अयस्क है। स्टेफेनाइट किसका अयस्क है? चांदी का अयस्क है। इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं एक पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।